हेलो एंड वेलकम टू CUCET फ्री क्लासेस। मेरा नाम प्रियंवदा है। लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और आज चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं, जो कि है एग्जीक्यूटिव। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज यहाँ पर हम देखेंगे प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एग्जीक्यूटिव। उससे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत अपने लेमैन लैंग्वेज में समझाना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट ये सरकार के 3 अंग होते हैं। इन्हीं 3 अंगों से पूरा देश जो है हमारा गवर्न होता है। पहला क्या है आपका? पहला आपका आता है लेजिस्लेचर। दूसरा है आपका एग्जीक्यूटिव और तीसरा है आपका जुडिशरी। इसको हिंदी में लिखते हैं विधायिका, इसको बोलते हैं कार्यपालिका और इसको बोलते हैं न्यायपालिका। ठीक, यानी पूरे देश को चलाने के 3 अलग अलग डिपार्टमेंट, सरकार के 3 अंग हैं और इसी से पूरा भारत देश गवर्न होता है। इनमें कुछ अपनी संस्था होगी, इसमें अपनी संस्था होगी और उसमें कुछ अपने निकाय होंगे, राइट। तो पहले देखते हैं लेजिस्लेचर, विधायिका। ये क्या होता है, किस बॉडी को विधायिका बनाया गया है संविधान द्वारा और उसका काम क्या है? तो लेजिस्लेचर का मेन काम होता है विधायिका, नाम से ही पता चल रहा है। लेजिस्लेचर यानी लेजिस्लेशन बनाना, कानून बनाना, एक्ट बनाना, टू मेक लॉज, कानून बनाने की प्रक्रिया। कानून बनाने की प्रक्रिया, राइट। अब ये कानून बनाने की प्रक्रिया जो लेजिस्लेचर के पास है, यानी जो कानून बनाता है उसे हम लेजिस्लेचर यानी विधायिका कहते हैं। ये बनाता कौन है भारत देश में? तो जाहिर सी बात है आंसर मिलेगा आपको केंद्र में पार्लियामेंट और राज्यों में वहां की विधानमंडल, राइट। यानी हमारे यहाँ केंद्र में भी विधायिका है और राज्य अपने लिए, यूपी, एमपी, इन सब की बात कर रही हूँ, तो राज्यों की अपनी विधायिका है जो वो कानून बनाते हैं सिर्फ अपने राज्य के लिए, राइट। तो पार्लियामेंट कानून बनाता है जिसको हम क्या कहते हैं, संसद, जो कि 3 अंगों से मिलकर बना हुआ है। कई बार मैंने इसको शायद जब से लेक्चर स्टार्ट हुआ है कई बार मैंने इस चीज को एक्सप्लेन किया है। पहला प्रेसिडेंट, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। डन। यानी लेजिस्लेचर जो कानून बनाता है पूरे भारत में, वो काम सौंपा गया है पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट ही हमारा लेजिस्लेचर है जो कि कानून बनाता है और इसको 3 अंगों में डिवाइड किया गया। पार्लियामेंट के 3 अंग है, कई बार पूछा गया है, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। तो अब देखिए ये जो राष्ट्रपति है, पहले देखते हैं कि कानून बनाने को ये लोकसभा और राज्यसभा, ये 2 हाउसेज या 2 सदन क्यों बोलते हैं इनको, राइट। अगर मान लेते हैं सिर्फ लोकसभा होती, आपको भी पता है जब 5 साल बाद चुनाव होते हैं तो वो किसके लिए होते हैं? सिर्फ लोकसभा के लिए होते हैं, क्योंकि राज्यसभा तो एक परमानेंट बॉडी है और यहाँ पर इलेक्शंस इनडायरेक्ट होते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। यानी इसमें जनता का प्रत्यक्ष रोल नहीं होता है, वो वोटिंग नहीं डालते हैं। राज्यों में जिनको चुनकर भेजा गया है ना, जब राज्यों के चुनाव होते हैं हम 2 बारी वोट डालते हैं, एक केंद्र के लिए यानी जब आम चुनाव होते हैं और एक अपने अपने राज्यों के लिए जहां जहां से हम बिलोंग करते हैं, जहां का मुख्यमंत्री हम चूज करते हैं, वहां की भी विधायिका चूज करते हैं और केंद्र की भी चूज करते हैं। तो अब आप ये देखिए कि जिनको हमने अपने अपने राज्यों में चुनकर भेजा है ना, वो हमारे लिए चुनकर राज्यसभा में भेजते हैं और ये राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती है। आने वाले टाइम पर हम इसको डिटेलिंग में समझेंगे। तो यानी जो आम चुनाव होते हैं 5 साल बाद, वो कहाँ होते हैं? लोकसभा की सीटों के लिए होते हैं। इस लोकसभा में जो मेजोरिटी पा जाए, और मेजोरिटी कैसे डिसाइड होती है? 50% प्लस 1। तो जो पार्टी मेजोरिटी पाती है वो सरकार बनाती है और अगर कोई पार्टी मेजोरिटी नहीं पाती है तो क्या बनता है? कोलिशन गवर्नमेंट बनता है। तो इमेजिन कीजिए कि सिर्फ एक हाउस होता है यहाँ पर, यानी मैंने क्लासरूम को 2 हिस्सों में बांट दिया है और मैंने कहा कि जब ये वाले बच्चे अप्रूव करेंगे कि आज का टॉपिक एग्जीक्यूटिव ही चलेगा, तो उसके बाद मैं मानूंगी नहीं। मुझे यही सेम रेजोल्यूशन या प्रस्ताव जब दूसरे पार्ट के बच्चे पास करेंगे तो ही मैं
एडमिट करूंगी कि यस आज चैप्टर एग्जीक्यूटिव नहीं बल्कि कोई और चलेगा। डन। ऐसे ही कानून अगर सिर्फ लोकसभा होती जिसमें हम चुनकर भेजते तो मेजॉरिटी में जिसकी सरकार होती वो तो सारे कानून पारित करा देती। तो देश में तो कुछ ऐसे भी कानून पारित हो सकते थे ना जो कि देश हित में नहीं होते। कहीं ना कहीं सरकार को ये भ्रम हो जाता ना कि वो कुछ भी कानून बना सकती है, संवैधानिक तौर से अलग जाकर इनकंसिस्टेंट या असंगत होकर भी कानून बना सकती है और बन जाता भी। कहीं ना कहीं आपको सरकार का मनमाना रवैया दिखता। कोई ऐसे कानून बन जाते जो कि बहुत ही हैस्टी वे में बनते, यानी बहुत ही जल्दबाजी में बन जाते। उसको चेक एंड बैलेंस करने के लिए ही दूसरा हाउस बनाया गया, राज्यसभा। अब कोई भी कानून अगर राज्यसभा से पारित होता है तो लोकसभा चेक करती है, लोकसभा से पारित होता है तो राज्यसभा चेक करती है। यानी जब तक दोनों हाउसेस से अलग अलग विथ सेम मेजॉरिटी, याद रखिएगा अगर लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी से कोई प्रस्ताव पारित हो रहा था राज्यसभा में भी उससे पारित होगा। ऐसा नहीं कि उसमें स्पेशल मेजॉरिटी लगेगी। ये क्वेश्चन अगर आए तो याद रखिएगा सेम ही मेजॉरिटी, कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, चेक एंड बैलेंस का काम करते हैं। यानी कि कोई भी कानून ऐसे जल्दबाजी में या किसी भी संवैधानिक तरीके से इनकंसिस्टेंट ना हो जाए, उसके लिए यहां पर दो हाउसेस में इसको बांटा गया। जब तक वो विधेयक बिल लोकसभा से पारित हो गया और राज्यसभा से पारित हो गया तब तक वो विधेयक कहलाएगा। जैसे ही प्रेसिडेंट अपना एसेंट यानी साइन दे देगा उस पर, वो क्या हो जाएगा, कानून कहलाता है। यानी लोकसभा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास हुआ लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, और फिर जब प्रेसिडेंट ने साइन किया तब बना वो कानून, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। समझ में आया? तो ये विधायिका का रोल हुआ जो कि आपके इसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट में दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन में। ठीक, अब देखिए कानून बना दिया हमने, कानून बनाने से इंप्लीमेंट हो जाता है क्या? कानून मैंने बनाया, यानी कि मान लेते हैं घरों में मम्मियां खाना बना देती हैं, राइट, लेकिन खाना तो उन्होंने बना दिया है, उसको देने का भी तो कोई काम करेगा भाई, पहुंचाएगा भी तो सही। कानून बनाने का काम था बस इनका, इंप्लीमेंट कौन करेगा इस कानून को देश पर, लागू कौन करवाएगा? मेन रोल आता है किसका? एग्जीक्यूटिव, जो आज का हमारा टॉपिक है। ये एग्जीक्यूटिव कौन होता है? देखिए अब इसमें कई आपको मैं यहां पर बता दूं तो जो मेन गवर्नमेंट होती है, जो नीतियों को, जो नीतियां या पॉलिसी या कानून जो इस लेजिस्लेचर ने बनाए, इनको इंप्लीमेंट कराने का काम किसका होता है? इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। कानून को लागू कराना। डन। इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ किसका काम है? एग्जीक्यूटिव का। ये एग्जीक्यूटिव कौन है? ये एग्जीक्यूटिव वही है जो पॉलिसीज या लॉज को देश में इंप्लीमेंट कराते हैं। यही एग्जीक्यूटिव की डेफिनेशन भी लिखी हुई है एनसीईआरटी में। डन। ये एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं एक्चुअल। देखिए द executive head of the head of the executive is called president. The head of the executive यानी कार्यपालिका का मुखिया राष्ट्रपति ही होता है, लेकिन ये नाम मात्र का होता है। अब देखिए कानून भी सारे पारित हो रहे हैं किसके नाम से? प्रेसिडेंट के नाम से। तो याद रखिए कि कार्यपालिका की शक्तियां यानी एग्जीक्यूटिव जितनी भी पावर्स है वो भी राष्ट्रपति के नाम से होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चूज की गई है। तो कहने के लिए राष्ट्रपति है, बट एक्चुअली में काम कौन करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। क्या प्रधानमंत्री सिर्फ इकलौता करता है? नहीं, भारत देश में अलग अलग मिनिस्ट्रीज, अलग अलग डिपार्टमेंट हैंडल करती है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, एजुकेशन मिनिस्ट्री है, सबके अपने काम है और उनको एक मिनिस्टर सौंपा गया, राइट। उन सब को लीड करता हुआ या चेयरमैन कौन होता है? लेकिन वो अकेला देश नहीं चलाता। तो ये जो रियल एग्जीक्यूटिव है वो कौन है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन में पहला पॉइंट लिखा होगा द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट, और ऑप्शन में आपको दिया होगा ABCD करके। आपका ऑप्शन सिर्फ प्रेसिडेंट होगा, राष्ट्रपति। हिंदी मीडियम
देश की कार्यपालिका का मुखिया या देश का मुखिया, कार्यपालिका का मुखिया कौन होता है? तो आप आंसर में लिखेंगे राष्ट्रपति। लेकिन यही क्वेश्चन में चेंज कर दूं और यहां पर ऐड कर दूं द रियल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव। इसको आप चेंज कर लीजिएगा थोड़ा सेंटेंस, द रियल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव इज, तो यहां आंसर राष्ट्रपति नहीं आएगा। राष्ट्रपति के नाम से ही सारी कार्यपालिका शक्तियां यानी एग्जीक्यूटिव एक्शंस किए जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा रियल जो पावर होती है वो होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, मंत्री परिषद जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। ठीक, यानी सारे एग्जीक्यूटिव हस्ताक्षर प्रेसिडेंट के होते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट को कहा गया है संविधान में कि आप वही करेंगे जो आपको एडवाइस दी जाएगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा। तो नाम तो इसका है बट काम कोई और कर रहा है। तो क्वेश्चन के रियल एसेंस को समझना एग्जाम में, अगर रियल वर्ड नहीं यूज किया गया है तो आंसर यही लगेगा, क्योंकि काम नाम तो इसी का जा रहा है। और अगर रियल लग गया है तो इसका मतलब रियल वाला जानना चाहता है कि कौन है रियल हेड। डन, ये क्वेश्चन आ सकता है। अब आते हैं तीसरा, जुडिशरी, न्यायपालिका। न्यायपालिका का काम क्या होता है? जस्टिस देना, न्याय देना। तो देखिए मैंने आपसे कहा कि हम सब अपनी शक्तियां कहां से निकाल रहे हैं? संविधान से। हु इज द सुप्रीम अथॉरिटी इन इंडिया? सर्वोच्च सत्ता कौन है इस देश में? संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखिएगा, क्योंकि हम सब अपनी पावर्स डिराइव करते हैं संविधान से। डन। बट ये जो संविधान में इन सबको शक्तियां मिली हुई हैं, तो अगर ये संविधान से अलग जाना चाहे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, तर्क मतलब संगत ना होना चाहे, तो इसको देखेगा कौन? वो काम है जुडिशरी का। तो हु इज द गारंटर और द प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान का संरक्षक कौन है? जुडिशरी। यानी इन दोनों को, और ये आपस में भी चेक्स एंड बैलेंस करते हैं, अभी उस पर भी गौर करेंगे। इन दोनों पे चेक एंड बैलेंसेस का काम कौन करता है? कि कोई भी ऐसा काम संवैधानिक तरीके से ही होगा जो संविधान में लिखा गया है। इफ एनीबडी वांट्स टू गेट इनकंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी विल क्वैश दैट ऑर्डर और लॉ और एनी काइंड ऑफ अ डिक्री इमीडिएटली, यानी कि तत्काल प्रभाव से वो निरस्त कर देगा। कोई भी ऑर्डर होगा असंवैधानिक नहीं होना चाहिए, जो संविधान में लिखा है वही होगा। और उसको देखने का काम, न्याय देने का काम। कोई अपनी पावर्स को डिक्टेटरशिप ना समझ ले, आर्बिट्रेरी एक्शंस ना करे, उसको देखने का काम जुडिशरी करती है। जनता को न्याय देने का काम जुडिशरी करती है। प्लस हमारी जो एग्जीक्यूटिव है, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर है, वो बैठती कहाँ है? वो भी तो लेजिस्लेचर का हिस्सा है भाई, लोकसभा में ही तो बैठती है। तो लोकसभा, और लोकसभा किसका पार्ट है? लेजिस्लेचर का। तो कहीं ना कहीं जो आपका एग्जीक्यूटिव है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, वो विधायिका का अंग है और वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। दे आर अकाउंटेबल टुवर्ड्स लोकसभा, यानी जवाबदेही तो देनी पड़ेगी ना। अगर बैठ रहे हो लोकसभा में, जवाब तो देना पड़ेगा। जनता तो नहीं, बट हमारे बिहाफ पे जो हमने प्रतिनिधि भेजे अपोजिशन वाले, पूछेंगे तो सही। तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चेक्स एंड बैलेंस लग रहा है, यानी तीनों एक दूसरे पे चेक्स एंड बैलेंस का काम करते हैं। सेम लेजिस्लेचर है, आपने नीतियां बनाई हैं, लेकिन एग्जीक्यूट करने का काम किसके पास है? एग्जीक्यूटिव। तो आप अगर देखें तो ये भारत का गवर्नमेंट के 3 अंग हैं जिसके आधार पर पूरा देश चल रहा है। एक और छोटी सी चीज, एग्जीक्यूटिव का मेन लीडर तो ये हो गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसी का सब पार्ट भी होता है अगर लोअर लेवल पे और जाए तो सिविल सर्वेंट्स, क्योंकि वो भी तो गवर्नमेंट की नीतियों को इंप्लीमेंट ही तो कराते हैं। तो याद रखिएगा, बट हम तो टॉप नॉच अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, तो सिविल सर्वेंट्स भी इसी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी में आते हैं। ये टॉप नॉच अथॉरिटी है और डे टू डे रेगुलेशन को डील करना किसका काम है? सिविल सर्वेंट्स का काम है, उनको इंप्लीमेंट कराना। डन।
ये आपका आज का टॉपिक है, जिसमें हम आज का टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं, हमारे चैप्टर का नाम है एग्जीक्यूटिव। तो स्टार्टिंग में इन्होंने एग्जीक्यूटिव की यही डेफिनेशन दी हुई है जो मैंने अभी आपको समझाई है ब्लैक बोर्ड पर। मूविंग ऑन टू आवर टॉपिक, चलिए देखते हैं कि टॉपिक में क्या दिया हुआ है। मैं जो अंडरलाइन करूंगी बस उतना आप अंडरलाइन कर लीजिए, बाकी सब कुछ भी नहीं है। ये देखिए, इंट्रोडक्शन भी पढ़ना चाहिए क्योंकि इसमें कुछ ऐसी लाइंस होती हैं जो आपके पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और कभी भविष्य में भी अगर आप कुछ लिखना चाहें तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होती है। ये देयर आर legislature, executive, judiciary are the three main organs of the government। पहला probable question डन। उसके बाद कह रहे हैं कि टुगेदर दे फंक्शन मेंटेन करते हैं गवर्नमेंट, ये सब हो चुका है, हमको बैलेंस होता है आपस में, ये हमको नहीं करना है कुछ भी इसमें। कह रहे हैं लेजिस्लेचर आर इंडिपेंडेंट, द लेजिस्लेचर कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव एंड इन टर्न एग्जीक्यूटिव कंट्रोल्स द लेजिस्लेचर। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। पहली लाइन बस इंपॉर्टेंट थी, इसमें अंडरलाइन कर लीजिए। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, क्योंकि ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन। टॉपिक हो चुका है, बस मैं आपको टिक लगा रही हूं कि क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये this line is important. The word executive means a body of persons that looks after the implementation of rules and regulations in actual practice। क्या बोला था मैंने, implementation का काम executive का होता है। That's it, this is the line। एग्जाम में आएगा और आपके पास ऑप्शन में होगा कि इसमें who implements the rules and regulations in actual practice, तो आपने क्या मारना है, executive। That's it। अब देखिए इसमें एक और लाइन इंपॉर्टेंट है, ये भी, ये लाइन इसमें ऐसे भी पूछी जा सकती है। The organ of the government that primarily looks after the function of the implementation and the administration is called executive। अब मतलब एक ही है, सेंटेंस चेंज है, तो आपको मैंने ये टिक मार दिया। चलिए मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, जो मैं अपने लेमैन लैंग्वेज में पढ़ाऊंगी। स्टार्टिंग करेंगे हम प्रेसिडेंट से आज, क्योंकि हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव कौन है, प्रेसिडेंट। रियल हेड कोई और है, तो रियल हेड थोड़ी देर में शुरू करेंगे, पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रेसिडेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डन। ही इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 74 कहता है, आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, आर्टिकल 74 कहता है कि प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी मंत्री परिषद की सलाह पे कार्य करता है। आपको समझ में आई गया होगा, मैंने कहा था कि नाम किसी और का है बट पीछे से काम कोई और करता है। तो क्या प्रेसिडेंट के पास कुछ भी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है? डिस्क्रिशनरी पावर उसे कहते हैं विवेकाधिकार, विवेकानुसार, यानी अपने विवेक और बुद्धि से कोई काम करना, उसी को कहते हैं डिस्क्रिशनरी पावर। तो क्या ऐसा है कि संविधान में डिस्क्रिशनरी पावर, वेट, पावर, यानी क्या संविधान में ऐसी कोई एक शक्ति है, कुछ ऐसे पावर्स हैं क्या राष्ट्रपति के पास जो वो अपने बुद्धि विवेक से करता हो, ना कि ऑन द एड एंड द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? तो पहला पॉइंट तो ये निकल कर आता ही है, राइट। तो देखिए संविधान में
कहीं भी कोई भी सेंटेंस लिखा हो, कितने भी प्रेसिडेंट के पावर्स आपको बता दिए जाए, याद रखिएगा सब के सब पीछे से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर यानी सरकार करा रही होती है, एक्सेप्ट फ्यू पावर्स। वो पावर्स हम अभी देखेंगे। नो, नॉट इमरजेंसी। इमरजेंसी भी जो डिक्लेयर की जाती है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही बोलता है, तभी हो सकती है। देखिए, पहला है, मान लेते हैं आम लोकसभा के चुनाव हुए आफ्टर जनरल इलेक्शन, नन ऑफ द पार्टी कम्स इन मेजॉरिटी। कोई भी पार्टी मेजॉरिटी में नहीं आई। मेजॉरिटी तो आपको पता चल गई ना, अब लोकसभा के हिसाब से निकाल लो। हर सारे काम एक्सेप्ट फ्यू, ये जो मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख रही हूँ उसके अलावा सारे काम वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही करवाते हैं, यानी पीछे से गवर्नमेंट कराती है। तो पहला आपका क्या हुआ कि हर आम चुनाव के बाद, हर आम चुनाव नहीं, मान लेते किसी आम चुनाव के बाद कोई भी पार्टी मेजॉरिटी में नहीं। इस समय बीजेपी मेजॉरिटी में, पिछली बार भी मेजॉरिटी में थी, तो उसको सोचने की जरूरत नहीं है। जो पार्टी मेजॉरिटी में आई नहीं, किसी की भी नहीं आई, और किसी में भी सहमति नहीं बन रही है कि कौन सरकार बना सकता है, गठबंधन सरकार। यहां पर प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशनरी पावर होती है। डिस्क्रिशनरी पावर मतलब खुद अपने बुद्धि विवेक से वो किसी भी पार्टी को, बेसिकली जिसकी मान लो एक हाइपोथेटिकल देती हूं, बीजेपी के पास 50 सीट्स थी, कांग्रेस की आई आपको 49 सीट्स। कायदे से तो जैसे जो मेजॉरिटी में होती है उसी को बुलाते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आम सहमति नहीं बन पा रही है, बीजेपी को नहीं पता कि भाई समर्थन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कांग्रेस को नहीं पता, बहुत ज़्यादा कियोस चल रहा हो, तो वो कांग्रेस को भी, यानी एनी ऑफ द पार्टी जिसको वो लगता है कि वो गठबंधन यानी मेजॉरिटी हासिल कर सकती है थ्रू गठबंधन यानी कोलिशन के थ्रू, तो वो किसी भी पार्टी को बुला सकती है। ये इसका क्या हुआ, डिस्क्रिशनरी पावर, पहला। दूसरा देखो, मान लेते कोई पार्टी मेजॉरिटी में आ गई, ठीक है, आफ्टर जनरल इलेक्शन कोई भी पार्टी मेजॉरिटी में आ गई। अब जैसे ही वो मेजॉरिटी में आती है, उस पार्टी मेजॉरिटी में आ गई, मान लेते बीजेपी, इसको मिल गई मेजॉरिटी। अब बीजेपी में ही आम सहमति नहीं बन पा रही, कि क्योंकि हम अपना लीडर नहीं चूज करते, यानी हमने मोदी जी को नहीं चूज किया कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, वो पार्टी को चूज किया था हमने, पार्टी के लोगों ने डिसाइड किया कि मोदी जी बनेंगे, है ना। तो यहाँ पर जब बीजेपी मेजॉरिटी में आ गई, तो यहाँ पर आम सहमति मान लेते नहीं बन पा रही कि ये वाला लीडर हमारा क्या बनेगा, प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यूज करता है, दूसरा डिस्क्रिशनरी पावर, और वो किसी भी मेजॉरिटी के किसी भी पार्टी को लीडर को बुला सकता है और उसे प्राइम मिनिस्टर बना सकता है। दूसरा डिस्क्रिशनरी पावर, किसी को भी बना सकता है मेजॉरिटी में, अगर वो पार्टी में आम सहमति नहीं बन पा रही है। तो 2 हो गए। तीसरा देखते हैं, मान लेते हैं कोई पार्टी लोकसभा में थी और उसने अपनी मेजॉरिटी, ये बेसिकली तब होता है जब कोलिशन गवर्नमेंट होती है, गठबंधन की सरकार। मान लेते हैं जो पार्टी मेजॉरिटी इंजॉय कर रही थी लोकसभा में, देखिए सरकार वही बनाएगी जो मेजॉरिटी इंजॉय करेगी, भले वो सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी मिल गई हो, चाहे कोलिशन के थ्रू मेजॉरिटी हासिल करनी पड़े, मेजॉरिटी वाली सरकार ही बनेगी सरकार। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो मान लेते हैं लोकसभा में जिस पार्टी की मेजॉरिटी थी, और ये तभी हो सकता है जब गठबंधन सरकार हो, क्योंकि देखिए मान लीजिए बीजेपी की मेजॉरिटी है और सिंगल पार्टी है, तो उसका तो कभी भी मेजॉरिटी लूज करेगा ही नहीं, क्योंकि सारी सीटें तो उसकी हैं। ये कब होता है, जब 2 पार्टी 3 पार्टी 4 पार्टी मिलकर लोकसभा में मेजॉरिटी बनाती हैं, तो पता चला बीच रास्ते में 2 साल बाद क्या हुआ, एक पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया, मेजॉरिटी हो गई लूज। तो यहां पर आपका क्या होगा, लोकसभा में मान लेते हैं कि अगर कोई सरकार अपनी मेजॉरिटी लूज कर देती है, तो वहां पर प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि वो चाहे तो लोकसभा, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपना रेजिग्नेशन नहीं दे रहे हैं, तो वो उनका रेजिग्नेशन
मांग सकती है और लोकसभा डिसॉल्व कर सकती है। और एक और डिस्क्रिशनरी पावर है। दूसरी चीज, मान लेते हैं लोकसभा डिसॉल्व हो गई है, मतलब सरकार इस्तीफा देना चाहती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो और अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि अभी ये उचित स्थिति नहीं है कि इसका इस्तीफा मंजूर किया जाए, देश में कुछ ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन है कि ये सरकार कंटिन्यू रहना चाहिए थोड़े दिनों के लिए, तो वो इसके इस्तीफे को डिनाई भी कर सकती है। 4 हुए, अभी और बढ़ते हैं। 4 बता दिया ना मैंने आपको डिस्क्रिशनरी पावर। पहला रिपीट करते हैं, पहला था आफ्टर जनरल इलेक्शन अगर कोई पार्टी मेजॉरिटी में नहीं आती है, क्योंकि देखो मेजॉरिटी में आ गई तो फिर उनका कोई रोल ही नहीं है, कोई पार्टी अगर मेजॉरिटी में नहीं आती है तो वो किसी भी पार्टी को बुला सकती है, मेजॉरिटी बनाकर सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकती है। पहला, इसमें किसी की राय की जरूरत नहीं। दूसरा, ऐसा कोई भी अगर मान लेते हैं कोई सिंगल पार्टी भी मेजॉरिटी बना लेती है, जैसे फॉर एग्जांपल बीजेपी, बट उस पार्टी में आम सहमति नहीं बन पा रही है कि हम किसको अपना प्रधानमंत्री बनाएं, ऐसे में राष्ट्रपति क्या करेगा, उस पार्टी के किसी भी मेंबर को बुला के प्राइम मिनिस्टर बना देगा। तीसरा मैंने क्या बताया, अगर कोई भी पार्टी अपनी मेजॉरिटी लूज कर दे, ये तभी होगा जब कोलिशन गवर्नमेंट होगा। अभी बीजेपी मेजॉरिटी एंजॉय कर रही है तो उसी के लोग हैं, वो क्यों समर्थन वापस लेंगे, आप समझ सकते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई भी पार्टी अगर अपनी मेजॉरिटी लूज कर देती है तो वहां पर, और वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, रेजिग्नेशन नहीं दे रहे हैं, तो वहां पर प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है। एंड वाइस वर्सा, इफ देयर इज अ सिचुएशन इन कंट्री, देयर इज सम urgency in country or emergency situation in country, and council of ministers still are ready to give their resignation and they have loses their majority too, here president has a full power to reject the resignation and continue its reign for some times, right? यानी थोड़े दिनों के लिए अलाउ कर देगी कि नहीं अभी आप रहो, जरूरत है देश को। ठीक, 4 हो गए, अभी और है। 5वां देखते हैं। ये जो एड एंड एडवाइस देता है ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये जो एड एंड एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को देता है कि ये देखिए ये काम आपको करना है, उस एडवाइस को भी वो रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है। पुनर्विचार हिंदी मीडियम ना, गलत, मैंने बोला बिल्स का तो भी आएगा। रिकंसिडरेशन एडवाइस, एग्जीक्यूटिव एक्शंस को बोल रही हूं मैं। देखो जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है ना, तो वो क्या देगा, एडवाइस, एग्जीक्यूटिव एडवाइस देगा ना। तो कह रहे हैं कि जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसको एड एंड एडवाइस देता है प्रेसिडेंट को, तो वो एक बारी वंस रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है कि ये इस पर जरा आप दोबारा से विचार कीजिए। बट अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने उस विचार को, इधर आप देखो, मान लेते हैं इनके सुझाव को मान लिया और नहीं भी माना और दोबारा भेज दिया, रीसेंड कर दिया, यहां पर मैंडेटरी हो जाएगा फिर मानना उसकी एडवाइस को। बिल्स में होता है, बिल्स में और भी होता है। अभी फिलहाल क्या हुआ, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स की बात बता रही हूं। मैंने आपसे कहा कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई एडवाइस देता है प्रेसिडेंट को, तो ही कैन सेंड दैट एडवाइस फॉर अ रिकंसिडरेशन फॉर वंस। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मन करेगा तो वो उनके रिकमेंडेशंस को मान लेगा, सुझावों को मान लेगा, और नहीं भी मानता है ना और दोबारा भेज देता, दोबारा से रीसेंड करता है, तो मैंडेटरी है, उसकी एडवाइस को दोबारा नहीं भेज सकता। ठीक, 6ठा आ गया बिल्स, जिसके आप कह रहे हैं। अब ये तो एग्जीक्यूटिव वाली बात हो गई। लेजिस्लेचर से, लोकसभा और राज्यसभा से बिल पारित हुआ, प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, वो अभी दोबारा करेंगे। अभी फिलहाल ये करेंगे जो इसका खुद का डिस्क्रिशनरी पावर है। ये डिस्क्रिशनरी पावर हो गया ना भाई, उसने अपने मन से भेजा। हियर वी आर डूइंग द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट, जो राष्ट्रपति का विवेकाधिकार है। ठीक, यहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई रोल नहीं है, उसने रिकंसिडरेशन अपने बुद्धि विवेक से भेजा था। दूसरा, बिल्स पे कई तरीके के एक्शंस ले सकता है। लोकसभा और राज्यसभा से जो पारित होते हैं बिल या विधेयक, उन पे कई तरीके के एक्शंस लेता है प्रेसिडेंट। हम एक तरीके का प्रेसिडेंट का एक्शन डिस्कस करेंगे जो कि उसका डिस्क्रिशनरी पावर है, वो है आपका रिकंसिडरेशन।
यानी बताती हूं, ये भी रिकंसिडरेशन ऑन बिल्स है, और ये आपका कहते हैं सस्पेंशन वीटो। ये राष्ट्रपति का एक वीटो का पावर है, वीटो का पावर है, जो कि कहलाता है क्या? सस्पेंशन वीटो। हिंदी मीडियम निलंबनकारी वीटो। वीटो क्या होता है? वीटो पावर ऑफ राष्ट्रपति को उसको कहते हैं जो विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पारित होकर जो विधेयक राष्ट्रपति के पास आते हैं उनमें वो अपनी प्रतिक्रिया किस प्रकार से देता है, उसी को वीटो पावर कहते हैं। ये सिर्फ एक नहीं है, ये 3 प्रकार के होते हैं, राइट? 3 प्रकार के होते हैं ना। तो ये तीनों प्रकार के जो हैं उनमें से एक उसका डिस्क्रिशनरी पावर है। क्या है वो? सस्पेंशन वीटो यानी निलंबनकारी वीटो। इसमें क्या होता है कि जब लोकसभा और राज्यसभा से बिल पारित होकर चल आता है आपके राष्ट्रपति के पास आया ना, तो जब राष्ट्रपति के पास ऐसा बिल आता है तो वो एक बारी रिकंसिडरेशन के लिए भेजता है अंडर सस्पेंशन वीटो, ठीक। और इसके सुझाव को अगर पार्लियामेंट यानी लोकसभा और राज्यसभा ने मान के भेजा तो भी और ना माना तो भी, दोबारा अगर भेज दिया ना तो इट इज मैंडेटरी टू गिव एसेंट, मैंडेटरी टू गिव एसेंट। आप समझे मेरी बात को? अब इसका जो इसने रिकंसिडरेशन के लिए भेजा था वो किसी के कहने पे थोड़ी ना भेजा था, अपने। तो याद रखिएगा अभी एक और बचा हुआ है, लास्ट आपका बचा हुआ है डिस्क्रिशनरी पावर, और वो है राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी एग्जीक्यूटिव बॉडी से, हमारा जो प्रधानमंत्री या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उनसे उनके क्रियाकलापों की जानकारी, यानी वो क्या कर रहे हैं इस समय, उनके जो एक्शंस हैं देश के प्रति। अगर मान लेते देश में कोई ऐसा मुद्दा है जो वो डिस्कस करना चाहते हैं विच ही इज कंसर्न्ड ऑफ, तो उसके लिए वो उनसे जानकारी हासिल कर सकते हैं, ये उसका अधिकार है। दिस इज द लास्ट डिस्क्रिशनरी पावर। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को वो सूचना तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति को देनी पड़ेगी। आप समझे मेरी बात को? तो ये सातों चीजें क्या होगी आपकी डिस्क्रिशनरी पावर। यानी लास्ट वाला मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि अगर इन केस आपका अगर राष्ट्रपति को देश में किसी एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करनी है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्री परिषद के किसी भी कार्यकलाप के बारे में, विषय के बारे में जानकारी लेनी है, तो वो उसके इंफॉर्मेशन की योग्यता रखता है और तत्काल प्रभाव से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या प्रधानमंत्री अपने क्रियाकलापों की या अपने द्वारा किए गए एक्शंस की जानकारी उपलब्ध कराएंगे। ये 7वां है आपका। तो ओवरऑल ये 7 जो हैं आपके डिस्क्रिशनरी पावर हैं। इसके अलावा जहां भी अब आज के बाद राष्ट्रपति का नाम लिखा हो, समझ जाइएगा पीछे से काम कौन कर रहा है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अभी करेंगे ना, वीटो नहीं किया हमने, वो अभी वीटो पावर्स ना, हमने क्या किया अभी? डिस्क्रिशनरी पावर्स। उस डिस्क्रिशनरी पावर में किसी भी विधेयक, जब विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाता है ना, उसके पास 3 वीटो होते हैं। उसमें ये दोनों वीटो, तो वो एक और वीटो है, राइट। आपका 8वां पावर हो गया पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो, ये पॉकेट वीटो क्या होता है? जब संविधान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि जब राष्ट्रपति के पास बिल पारित होकर पहुंचता है तो वो कितने दिनों में वो बिल उनको वापस भेज सकता है, यानी कोई फिक्स टाइम नहीं है। ऐसे में राष्ट्रपति कुछ बिल को अपनी जेब, ये जेबी वीटो कहलाता है, जेब में डाल के, मतलब कहने के लिए जेब में डाल के भूल गया, कोई एक्शन ही नहीं ले रहा, ना रिजेक्ट कर रहा ना एक्सेप्ट कर रहा, तो ऐसे में वो कहलाता है पॉकेट वीटो, हिंदी मीडियम जेबी वीटो। ये आपके 8 डिस्क्रिशनरी पावर हो गए प्रेसिडेंट के। इसमें एक और वीटो है जो कि कहलाता है एब्सोल्यूट वीटो, वो अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। डन। अब देखिए 8 पावर्स कौन कौन सी हो गई? पहला तो जनरल इलेक्शन के बाद अगर किसी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली तो वो किसी को भी बुला सकता है। दूसरा आपका क्या हो गया? अगर किसी पार्टी को मेजॉरिटी मिल गई बट पार्टी में ही आम सहमति नहीं बन रही कि किसे भेजे। ये कब हुआ था?
ये हुआ था इंदिरा गांधी के मरने के बाद। कांग्रेस पार्टी में एक सहमति नहीं बन पा रही थी कि किसे हम अपना नेक्स्ट प्रधानमंत्री बनाएं, क्योंकि प्रधानमंत्री मरी है, प्रधानमंत्री जी मरी हैं, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि पूरा का पूरा लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगा। उसी पार्टी के कोई सदस्य चुन के फिर से प्रधानमंत्री बन जाते। एक आम सहमति नहीं बन पा रही थी। उसी समय ज्ञानी जैल सिंह ने राजीव गांधी को अपनी तरफ से आमंत्रित करके क्या बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया। तो ये हो गया दूसरा। फिर तीसरा है कि भाई लोकसभा, अगर लोकसभा में कोई सरकार मेजॉरिटी इंजॉय नहीं कर रही है और वो रेजिग्नेशन भी नहीं दे रही, तो राष्ट्रपति के पास फुल पावर है कि वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है, फ्रेश इलेक्शन हो जाएंगे। अगर लोकसभा विघटित हो गई तो फ्रेश इलेक्शन होंगे। चौथा था आपका क्या, अगर मान लेते हैं कि लोकसभा में सरकार मेजॉरिटी इंजॉय नहीं कर रही और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रेजिग्नेशन दे रहा है, तो हो सकता है कि ड्यू टू सर्टेन कंडीशंस ऐसी कोई देश में स्थिति हो कि वो उसका रेजिग्नेशन फिलहाल के लिए एक्सेप्ट ना करे। और फिर आपका था कोई भी एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को एक बारी रिकंसिडरेशन के लिए भेजना, वो है इसका एग्जीक्यूटिव पावर। एंड फिर लेजिस्लेटिव पावर्स में आपका बिल जब इसके पास जाता है तो इसके पास वैसे तो 3 वीटो होते हैं, लेकिन यहां पर इसका डिस्क्रिशनरी पावर है कि कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जिनको वो रिकंसिडरेशन के लिए एक बारी भेज देता है, ठीक, एक्सेप्ट 2 विधेयकों को वो रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकता है, वो अभी हम करेंगे। हाँ, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स, वो अभी हम बाद में करेंगे। तो फिर कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जिनको वो रिकंसिडरेशन के लिए भेज देता है, और ये रिकंसिडरेशन अगर दोबारा अमेंडमेंट के बाद आया या विदाउट अमेंडमेंट आया तो उसको मैंडेटरी हो जाता है। और कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जिनमें वो कोई एक्शन ही नहीं लेता, पॉकेट में डाल के भूल जाता है, तो ऐसे में उसको कहते हैं पॉकेट वीटो। इसके अलावा प्रेसिडेंट का जितना भी काम है वो एक्चुअली में करती है एक्चुअल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। यस, हाँ, कि उस पर कोई एक्शन ना ले, रोक सकता है, हाँ रोक सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स पे मैंडेटरी, इट इज मैंडेटरी टू साइन, इट इज मैंडेटरी टू साइन, उसमें कोई भी चीज नहीं चलेगी, इट इज मैंडेटरी टू साइन। अब इधर आ जाओ, अब ये तो डिस्क्रिशनरी पावर था, यहीं पे कंप्लीट कर लेते हैं वीटो पावर्स। एक ही बची हैं बट इसको थोड़ी सी डिटेलिंग में कर लेते हैं, राइट। वीटो पावर्स आपके उसमें है ही सिलेबस में। वीटो पावर्स, ये वीटो पावर्स क्या है, किसी भी विधेयक पर राष्ट्रपति क्या एक्शन लेगा यही उसका वीटो पावर कहलाता है, ठीक। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है एब्सोल्यूट वीटो, दूसरा है आपका सस्पेंशन वीटो जो कि हमने थोड़ा बहुत कर लिया, राइट, और तीसरा है आपका पॉकेट वीटो। हिंदी मीडियम इसको लिखिएगा अत्यांतिक वीटो, वीटो को वीटो ही बोलते हैं। सस्पेंशन वीटो यानी निलंबनकारी वीटो, और तीसरा है आपका पॉकेट वीटो यानी जेबी, जेब से बना है जेबी वीटो। डन, तो ये 3 आपके वीटो हो गए। अब पहले वाले पे आते हैं, 2 तो हमने कर लिया, पहले 2 को ये कंप्लीट करते हैं और फिर मूव ऑन करते हैं। देखिए होता क्या है, कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जिस पे राष्ट्रपति कोई एक्शन ही नहीं लेता, ना रिजेक्ट कर रहा है ना एक्सेप्ट कर रहा है, जेब में डाल के भूल गया, क्योंकि कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है कि कितने दिनों में राष्ट्रपति को साइन करके विधेयक वापस लौटाना है, ऐसा कुछ होता ही नहीं। तो यहां पर पॉकेट वीटो का इस्तेमाल होता है। डन। सस्पेंशन वीटो, सस्पेंशन वीटो वो वीटो होता है जिसमें कुछ विधेयक राष्ट्रपति जो है एक्सेप्शन है, इन पे कोई एक्शन नहीं ले सकता, एक्सेप्ट मनी बिल यानी धन विधेयक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। इन दोनों के अलावा बाकी किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति एक बारी रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। डन।
बट याद रखिएगा जब वो पुनर्विचार के लिए भेजेगा ना, तो हो सकता है अपने कुछ सुझाव भेजे, अरे भाई कुछ तो सोचा होगा ना आपने जो विधेयक लौटाया है, तो वो पार्लियामेंट मान के या बिना माने दोबारा भेज देगी, तो मैंडेटरी है साइन करना, और इन दोनों पे तो भेज ही नहीं सकती। डन। अब आ जाते हैं, ये हो गया डन हमारा एब्सोल्यूट वीटो। याद रखिएगा ये वीटो हमेशा राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे करता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे भी करता है, विदाउट एडवाइस भी करता है। तो जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के साथ करता है तो वो बेसिकली प्राइवेट बिल्स पे करता है। ये प्राइवेट बिल्स क्या होते हैं? याद रखिए जब सरकार बिल लेकर आती है लोकसभा या राज्यसभा में, जब सरकार बिल लेकर आती है तो वो कहलाता है गवर्नमेंट बिल, सरकारी विधेयक। और जब उसके अलावा जो लेजिस्लेचर में बैठे हुए व्यक्ति हैं यानी पार्लियामेंट में, अगर वो बिल लेकर आते तो क्या कहलाएगा? प्राइवेट बिल। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर ये वीटो तभी यूज करता है प्रेसिडेंट जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसे कहता है ये करने के लिए, और ऐसा वो अपने बिलों पर करेगा क्या? खुद का कॉमन सेंस लगाओ। सरकार अपने ही बिल पे कहेगी कि नहीं अब नहीं करो, उसकी थू नहीं हो जाएगी, क्या गलत मैसेज नहीं जाएगा? तो जाहिर सी बात है किसके लिए करेगा? प्राइवेट बिल्स के लिए। क्या कोई भी सरकार कभी भी चाहेगी कि प्राइवेट बिल जो कि अदर मेंबर द्वारा लाया गया, अगर उसकी पार्टी के द्वारा लाया गया तो कोई बात नहीं, अदर पार्टी द्वारा लाया गया वो कभी भी पारित हो, फिर तो लोगों के दिमाग में क्या जाएगा जनता के, ये खुद ही नहीं कर सकते हैं, दूसरे के बिल पारित करा रहे हैं तो इसका मतलब वो बेटर काम कर रहा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो ऐसा एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है? हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे किया जाता है ऑन प्राइवेट बिल्स। गवर्नमेंट बिल्स पे भी होता है, बट कैसे? गवर्नमेंट बिल्स पे तब होता है, होता वो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे ही है, लेकिन होता कैसे है? गवर्नमेंट बिल मान लेते हैं जो सरकार लेकर आई थी वो प्रेसिडेंट के पास पहुंचे उससे पहले उसकी साइन मतलब पारित दोनों हाउसेस से हो गया है, और अभी राष्ट्रपति ने साइन किया नहीं था कि लोकसभा, सरकार गिर गई, लोकसभा डिसॉल्व हो गई। अब जब नई सरकार बन के आती है तो वो तो नहीं चाहेगी ना कि पुरानी सरकार का बिल पारित हो जाए, कॉमन सेंस है। फिर तुम क्या कर रहे हो, इसका मतलब ये बिल अच्छा था, तो कोई भी पार्टी अपनी छवि खराब करेगी क्या? तो जब नई पार्टी आती है तो उसका तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे भी वो क्या करेगी, उन सरकारी विधेयक को कहेगी इस पे कोई भी साइन मत दो, यानी रिजेक्ट कर दो। यही होता है एब्सोल्यूट वीटो। क्या आपको ये चीज समझ में आई? एब्सोल्यूट वीटो मतलब कंप्लीट नो, आई डोंट वांट टू गिव एनी असेंट ऑन दैट पर्टिकुलर बिल, और ये हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइवेट बिल्स पे होता है, और गवर्नमेंट बिल पे तब होता है जब प्रेसिडेंट की साइन से पहले ही वो पुरानी सरकार गिर जाए और नई सरकार का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से एडवाइस करे कि मत करो साइन। क्या ये चीज समझ में आई? अब इसके अलावा वीटो पावर्स आपका खत्म हो गया। अब आते हैं प्रेसिडेंट के रिमूवल पर। प्रेसिडेंट के रिमूवल पर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास कब तक है यहाँ पे? 5 बजे तक ना? 5 बजे तक ना? हाँ है 5 बजे से, शायद मेरे ख्याल से 5 बजे से है। मुझे बता देना, मुझे यहाँ से दिख नहीं रहा। 4:30 हुए ना, अभी तो हाफ एन आवर है। अब देखिए राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जाता है। पहले तो हम देखें राष्ट्रपति का निर्वाचन देखें। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है हमने लास्ट लेक्चर में थोड़ा बहुत देखा था, अगर आपको याद होगा। तो हम पहले राष्ट्रपति को उसके पद से हटाते हैं और फिर निर्वाचन करते हैं, क्योंकि निर्वाचन मैंने थोड़ा बहुत ग्लिम्स आपको लास्ट लेक्चर में दिया हुआ है। तो हम थोड़ा टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले राष्ट्रपति को उसके पद से हटा देते हैं, उसके बाद उसका निर्वाचन कर देंगे। तो देखिए आर्टिकल 61 कहता है, इट टॉक्स अबाउट द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। महाअभियोग हिंदी मीडियम। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, महाअभियोग। राष्ट्रपति को, हाँ, बाय पार्लियामेंट। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? किस आर्टिकल में है? 61। बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, किस ग्राउंड पे आप हटाओगे किसी भी व्यक्ति को?
देखिए ये अधिकार तो पार्लियामेंट के पास है, ऑब्वियस सी बात है, संसद ही राष्ट्रपति को हटा सकती है थ्रू इम्पीचमेंट, और इम्पीचमेंट क्या है वो अभी हम देख रहे हैं। लेकिन किस आधार पर हटाओगे? संविधान में सिर्फ एक ही ग्राउंड दिया हुआ है जिस आधार पर आप प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकते हो, वो है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का उल्लंघन, यही एक लौता रीजन होता है प्रेसिडेंट को उसके पद से इम्पीच करने की प्रक्रिया को स्टार्ट करना ऑन इन पार्लियामेंट, संसद में। अब आप कहेंगे वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन किया क्या संविधान ने? इस शब्द को डिफाइन नहीं किया उन्होंने, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बस ग्राउंड एक ही है, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 100 बारी आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक। अब प्रक्रिया देख लेते हैं, समझ में आ गया कि हो सकता है इन्होंने वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कर दिया। अब इनको हटाने की प्रक्रिया स्टार्ट होगी जो कि आर्टिकल 61 में दी है। ऐसा प्रस्ताव, ऐसा रेजोल्यूशन किसी भी हाउस में उठ सकता है, किसी भी हाउस में, मतलब राज्यसभा के द्वारा भी उठाया जा सकता है और लोकसभा के द्वारा भी उठाया जा सकता है। तो हम एक एग्जाम्पल लेके चले, चूंकि किसी भी हाउस में उठ सकता है, मान लेते हैं ऐसा प्रस्ताव राज्यसभा ने उठाया, ठीक। राज्यसभा में ऐसा प्रस्ताव, रेजोल्यूशन जो था, ये प्रस्ताव उस सदन के, उस हाउस के, उस सदन या उस हाउस का मतलब क्या हुआ, जिस सदन में उठ रहा है। भाई राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 245, लोकसभा की 545, इस समय 543 होगी क्योंकि 2 एंग्लो इंडियंस तो अबॉलिश हो चुके हैं, राइट। तो आपकी लोकसभा में, बट हम पुराना मान के चले तो 545, इसका 245। तो अब मुझे बताइए दोनों की टोटल, यानी इस रेजोल्यूशन को, मैंने कहा राष्ट्रपति हटना चाहिए, मैंने रेजोल्यूशन तैयार किया, इस रेजोल्यूशन को बैकअप देते हुए उस सदन के 1/4 मेंबर्स द्वारा साइन होना चाहिए। तो उस सदन का मतलब इसका तो अलग 1/4 निकलेगा और इसका अलग निकलेगा, वो आप निकाल लीजिए कैलकुलेटर से। आई थिंक लमसम इसका 100 निकलेगा क्या, 1/4 है ना। तो उस सदन के 1/4 मेंबर द्वारा वो रेजोल्यूशन साइन हुआ होना चाहिए। मैं इकलौता रेजोल्यूशन तैयार करके जाऊंगी तो क्या उस हाउस का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, पीठासीन अधिकारी, वो एक्सेप्ट कर लेगा क्या? बस मुझे को प्रॉब्लम है क्या? उस रेजोल्यूशन का बैकअप भी तो होना चाहिए, और भी लोग तो बैठे हैं, उनको भी तो कुछ दिक्कत हो। तो 1/4 मेंबर्स द्वारा उस रेजोल्यूशन को समर्थन मिला हुआ होना चाहिए। ऐसा रेजोल्यूशन पे चर्चा हो उससे पहले 14 डेज का नोटिस देना पड़ेगा प्रेसिडेंट को। 14 डेज नोटिस। यहां देखते हैं, मान लेते राज्यसभा से उठाया, 1/4 मेंबर्स रेजोल्यूशन, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, एक्सप्लेन में पूरा कर रही हूं। 14 डेज नोटिस टू प्रेसिडेंट, डन। इस हाउस का 2/3 जो हाउस में है उसके टोटल मेंबर का, टोटल 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। हिंदी मीडियम, उस सदन के 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थन मिलना चाहिए। आप समझ रहे हैं, 2/3 सदस्यों द्वारा, वो तो रेजोल्यूशन को समर्थन था। देखिए मैंने कहा राष्ट्रपति ने वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कर दिया, मैंने प्रस्ताव तैयार किया। अगर राज्यसभा में कौन बैठता है? चेयरमैन, जो कि एक्चुअली में वाइस प्रेसिडेंट होता है, राइट। भाई क्लास को लीड करता हुआ टीचर होता है ना, तो टीचर तो चेंज होता रहता है। तो ऐसी लोकसभा में जो उसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है उसको स्पीकर बोलते हैं, और राज्यसभा में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है उसको चेयरमैन बोलते हैं, और वो चेयरमैन हमारा एक्चुअली वाइस प्रेसिडेंट होता है, डन। और लोकसभा में स्पीकर चुना जाता है वहां के सदस्यों द्वारा। तो अब देखिए राज्यसभा में हमने ऐसा प्रस्ताव, उठ किसी भी हाउस में सकता है, बार बार बता रही हूं। अब ऐसे में ये रेजोल्यूशन मैंने तैयार किया, ये रेजोल्यूशन अगर मैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास जाऊंगी तो ये एक्सेप्टेड है क्या? बाकी लोगों को प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ मुझी को है क्या? ऐसे रेजोल्यूशन को एंटरटेन करेगा क्या? नहीं ना। तो ऐसे रेजोल्यूशन को कम से कम बाय 1/4 मेंबर्स द्वारा साइन होना चाहिए, बैकअप होना चाहिए, उसका समर्थन होना चाहिए,
डन। तो ये रेजोल्यूशन आपने दिया है, अभी तो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, उससे पहले 14 डेज का नोटिस चला जाएगा। प्रेसिडेंट भी तो अपना कुछ इंतजाम करे कि उसके खिलाफ ये करने जा रहे हो, चार्जेस तो पता हो बेचारे को। उसके बाद वो छोड़ दो, वो भूल जाओ, प्रेसिडेंट को 14 डेज का नोटिस भेज दिया गया है। यहां पर उस प्रस्ताव पर वोटिंग कराई गई, उस वोटिंग में 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स, 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस, सॉरी यहां पे गलत लिखा है, मेंबर्स ऑफ द हाउस होना चाहिए। उस सदन के 2/3 सदस्यों द्वारा क्या होना चाहिए, पास हो जाना चाहिए, तो वो एटलीस्ट राज्यसभा से पारित हो जाएगा। प्लीज जरा 245 का 2/3 निकालो फटाफट, 2/3 निकालो, कैलकुलेटर से निकाल लो। 245 का 2/3 162। जब तक अराउंड 162, या अगर पॉइंट में आया तो 163 कर लो। तो अराउंड 163 लोगों द्वारा जब तक ये पारित नहीं हो जाएगा तो उस सदन से ये पारित नहीं माना जाएगा। आप ये देख रहे हैं, आउट ऑफ 245 163 अप्रॉक्सीमेटली मुझे चाहिए ही चाहिए। बहुत कम लोग ऐसे होने चाहिए, इसीलिए सबसे टफेस्ट मेजॉरिटी मानी गई है। हाँ, उस प्रस्ताव को वहां से पारित करवाने के लिए उस हाउस से उस टोटल सदस्य, उस टोटल हाउस की स्ट्रेंथ का 2/3 चाहिए। वो 2/3 अगर मिलेगा, एक सेकेंड, हमने लास्ट लेक्चर में सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी, ये सबसे टफेस्ट मेजॉरिटी है। संविधान में एक ही बार ये मेजॉरिटी यूज की गई है और इकलौते इसी प्रोसेस के लिए यूज की गई है और प्रेसिडेंट के लिए यूज की गई है। अगर आप नोटिस करोगे तो 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस को पाना मुश्किल होता है, राइट? तो इतना समर्थन होना चाहिए, इसे कहते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी। नहीं, अभी नहीं हुआ, नहीं। ये एक आपको मजाक में लगेगा, बट आपको नहीं लगता कि आपका हेड ऑफ द स्टेट, देश का मुखिया, अगर उसे इम्पीच करके हटा जाए तो कितनी शर्मनाक बात होगी, है ना? और क्या मैसेज जाएगा? तो अच्छी बात है कि अभी तक नहीं हुआ। तो इफेक्टिव मेजॉरिटी बोलते हैं इसको, इफेक्टिव मेजॉरिटी। वेट, फोन साइलेंट पे कर दो। ठीक, डन। ये राज्यसभा से पारित हो गया। अब आते हैं लोकसभा पे, यानी सेकंड हाउस। याद रखिएगा, मैंने प्रस्ताव राज्यसभा से उठाया है, मैं लैंग्वेज दोनों यूज कर रही हूं। अब गए ये सेकंड हाउस में, जहां से प्रस्ताव हुआ था उसके सेकंड हाउस में। अगर ये राज्यसभा से उठा होता तो लोकसभा में, और लोकसभा से उठता तो राज्यसभा में। अब आप लोकसभा में आए। लोकसभा जो है एक इंक्वायरी कमिटी बैठाएगी, जांच समिति। भाई आरोप लगे हैं तो कोई तो जांच करे। और प्रेसिडेंट को, एक और चीज है, प्रेसिडेंट को या तो प्रेसिडेंट के थ्रू, या तो प्रेसिडेंट खुद देगा, या कोई अदर पर्सन असाइन करेगा, प्रेसिडेंट असाइन करेगा, और वो अपने बातों को उस हाउस में रखेगा। भाई उसको 14 डेज का नोटिस दिया गया था, तो यहां पर उसको इंक्वायरी कमेटी बैठेगी कि भाई जांच सही लगे, सेकंड हाउस बनाता है इंक्वायरी कमेटी। और यहां पर प्रेसिडेंट को, या तो प्रेसिडेंट खुद आके सफाई देगा, या तो अदर पर्सन को भी मौका दिया जाए। भाई अपनी सफाई दोगे कि नहीं दोगे? बस आपको इम्पीच कर दें क्या? तो आप अपनी भी बातों को रखोगे। याद रखना, ये हमेशा सेकंड हाउस में होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। जब जहां से भी प्रस्ताव उठेगा उसके सेकंड हाउस में इंक्वायरी कमेटी बैठती है, उसके सेकंड हाउस में ही प्रेसिडेंट या उसके द्वारा असाइन किसी भी बंदे को मौका दिया जाता है कि वो अपनी बातों को रख सके। अब सेकंड हाउस में है ना। उसके बाद मान लेते हैं कि अभी हो गया, इंक्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी, प्रेसिडेंट ने अपना दे दिया, और ये प्रस्ताव अगर वहां से भी बाय 2/3 पारित हो गया, 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, तो प्रेसिडेंट क्या हो गया? इम्पीच। अब जरा लोकसभा का 545 का 2/3 निकालो। हाँ, 300 समथिंग ना। ये
कितना हुआ 3-6। आप देख रहे हो कितनी स्ट्रेंथ चाहिए। ये एक ही बारी ये यूज किया गया है और सिर्फ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट के लिए यूज किया गया, क्योंकि वो हमारा हेड है, उसको इतनी आसानी से हटाना नहीं चाहिए। इसीलिए इस मेजॉरिटी को इफेक्टिव मेजॉरिटी, हालांकि इसे स्पेशल मेजॉरिटी की कैटेगरी में भी डाला गया है, तो आप ऑप्शन में देख लीजिएगा। इफ अगर वहां पर इफेक्टिव मेजॉरिटी स्पष्ट विशिष्ट बहुमत का ऑप्शन नहीं दिया गया है तो आप टिक मारेंगे स्पेशल मेजॉरिटी, जिसमें लिखा होगा 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, जबकि स्पेशल मेजॉरिटी हम कुछ और भी देख चुके हैं। तो नहीं तो इफेक्टिव मेजॉरिटी होगा तो आप इफेक्टिव मेजॉरिटी टिक मारेंगे। स्पष्ट विशिष्ट बहुमत बोलते हैं इसको हिंदी में। आपको ये चीज समझ में आई? इसमें क्वेश्चन बस यही बनता है कि किस मेजॉरिटी से निकाला जाता है, फिर आपको बनेगा कि किस हाउस में इंक्वायरी कमेटी बैठती है। आपने बोलना है सेकेंड हाउस में, जहां से रेजोल्यूशन स्टार्ट हुआ है वहां नहीं, उसके अगले वाले हाउस में, दैट्स इट। और इससे ज्यादा आज तक इसमें कुछ पूछा भी नहीं गया है। और 14 डेज का नोटिस किस हाउस में दिया जाता है? इन द फर्स्ट हाउस, जहां से रेजोल्यूशन स्टार्ट हुआ है, जहां से प्रस्ताव पारित हुआ है, वही है ना। और राष्ट्रपति क्या हो गया हमारा? इम्पीच्ड हो गया। अभी तक ऐसा कोई मौका आया नहीं है, जिसके लिए हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। अब हम बात करेंगे एक छोटा सा और सेक्शन जो कि कंप्लीट कर ले हम, ऐसा प्रेसिडेंट के चुनाव की। आई नो कि मैंने थोड़ा सा ग्लिम्स आपको दिया था, बट फिर भी हम एक बारी उसको थोड़ा सा ग्लिम्स, अभी भी मैं पूरी डिटेलिंग नहीं दे रही हूँ, डिटेलिंग नहीं दूंगी, डिटेलिंग बहुत लंबी है, बट एटलीस्ट आपको थोड़ा सा अंडरस्टूड जरूर करा दूंगी। इट्स लाइक अ क्वाइट रिवीजन काइंड ऑफ अ थिंग। तो प्रेसिडेंट चुना कैसे जाता है? क्योंकि वी आर तो रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब क्या था? व्हेन द हेड ऑफ द स्टेट इज चूजन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय पीपल ऑफ, चूंकि इंडिया का है तो पीपल ऑफ इंडिया, राइट। जब देश का मुखिया जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाए तो वो राष्ट्रपति, मतलब वो रिपब्लिक है। और चूंकि हमारे देश का मुखिया राष्ट्रपति ही है, भले नाम मात्र का हो लेकिन है तो सही ना, इसीलिए हम रिपब्लिक है। तो ये चुना कैसे जाता है? हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, यानी जनता कोई प्रेसिडेंट को डायरेक्टली नहीं चुनती है वोट डाल के। मैंने तो कभी नहीं डाला, आप लोगों ने अगर डाला है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। यस, और उस दिन भी तो किया था। अब देखिए कि किसी भी चुनाव में कौन वोट डाल सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट है कौन वोट डाल सकता है। तो पहले वो देखते हैं जिसको क्या कहते हैं हम, इलेक्टोरल रोल। इलेक्टोरल रोल वो होती है निर्वाचक मंडल जो वोट डाल सकते हैं। तो प्रेसिडेंट के चुनाव में वोट डाल कौन सकता है? ये काम कौन करा रहा है? लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था प्रेसिडेंट का चुनाव कौन ऑर्गेनाइज करता है। ऑर्गेनाइज का तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दो ही तो है जो वो नहीं करता। तो ये देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पता है कि चलो प्रेसिडेंट का चुनाव कराना है, वोट का इलेक्टोरल रोल बनाएगा कि भाई कौन कौन वोट डालेगा। तो कौन कौन वोट डालता है? याद रखिए कि पार्लियामेंट में, आपके स्टेट लेजिस्लेचर में जनता द्वारा चुन के लोगों को भेजा जाता है, लेकिन कुछ ऐसे पद या सीटें होती हैं जो जनता नहीं चूज करती, वो नॉमिनेटेड होते हैं, नामित होते हैं। आपको लगता है कि जब हमने लिख दिया है रिपब्लिक वही होगा जो जनता द्वारा चूज किया जाएगा, तो उन नामित सदस्यों को इलेक्टोरल रोल में डालना उचित है क्या? इसीलिए यहां पर नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट, नामित सदस्य पार्टिसिपेट नहीं करते, बल्कि जनता द्वारा जो चूज किए होते हैं वो करते हैं। और इसका डायरेक्टली लिंक कहां है? वी आर रिपब्लिक, आवर हेड ऑफ द नेशन विल बी चूजन बाय पीपल। अब समझ आया कैसे लिंक बैठता है सब कुछ चीज का? तो यहां पर याद रखिए इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट मतलब लोकसभा राज्यसभा। अब आगे मैं और डिटेलिंग में आपको जब पढ़ाऊंगी तो मैं बता दूंगी कि राज्यसभा में 12 मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं, लोकसभा में अभी 2 होते थे, एंग्लो इंडियंस वो एबॉलिश हो चुके हैं, ठीक है। तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लिख देती हूं मैं, ठीक है। फिर 28 राज्य है ना, और 28 राज्यों के पास अपनी विधायिका है, लेजिस्लेचर है। तो जितने भी ऑल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, असेंबली इज इलेक्टेड मेंबर, राइट, इलेक्टेड यहां भी ना। फिर और है एक
कुछ ऐसे केंद्र शासित राज्य हैं, याद रखिए राज्यों पर राज्य सरकारों का हक होता है और केंद्र शासित राज्यों पर केंद्र का हक होता है। लेकिन कुछ ऐसे केंद्र शासित, जो कि 8 है हमारे पास, उसमें से 3 के पास अपनी खुद की विधायिका है, यानी लेजिस्लेचर है अपना। वहां पे इलेक्शंस होते हैं, वहां का मुख्यमंत्री चूज किया जाता है। जैसे कि दिल्ली में अपना लेजिस्लेचर है, चुनते हैं हम अपना मुख्यमंत्री, श्री अरविंद केजरीवाल जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। ऐसी पुडुचेरी। और तीसरा हो गया आपका जम्मू कश्मीर, है ना। अब ये बट उनका नहीं, वहां पे लेजिस्लेचर नहीं है ना, वो केंद्र शासित है। यानी आपके 8 हो गए, उनमें से 3 ही के पास अपनी विधायिका है, यानी लेजिस्लेचर है। तो ये जो ऑल 3 यूनियन टेरिटरीज लेजिस्लेचर, और वो ऑल 3 क्या हैं? जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी एंड दिल्ली। भाई इनको, और वो भी इलेक्टेड मेंबर्स। यस, हम किसी को अलाउ ही नहीं करेंगे नॉमिनेटेड, क्योंकि जनता ने नहीं चूज किया, हमको तो रिपब्लिक बनाना ना देश को। तो आप ये देखिए, ये 3 यूटी लेजिस्लेचर कौन है? दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। तो ये लोग वोट डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन इससे नहीं बनता कौन वोट डाल सकता है, यहाँ पे उल्टा क्वेश्चन बनता है कि कौन वोट नहीं डाल सकता है। तो कौन नहीं डाल रहा? नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं डाल रहे। नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा के नहीं डाल रहे ना। नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ ऑल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं डाल रहे। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तीसरा क्या है? ये जितने भी 3 यूटीज थे, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, उनके इलेक्टेड मेंबर ही तो डाल रहे, नॉमिनेटेड मेंबर्स उनके भी नहीं डाल रहे, तो वो भी लिख लो। नॉमिनेटेड मेंबर्स इन 3 यूटीज लेजिस्लेटिव असेंबली। डन। एक और है, और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे क्वेश्चन बन जाता है, वो है लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल, हिंदी मीडियम इसे बोलते हैं विधान परिषद। विधान सभा बोलते हैं इसको, लेजिस्लेटिव असेंबली को, और विधान परिषद बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल को। अब ये लेजिस्लेटिव काउंसिल तो कंप्लीटली बैन है, इलेक्टेड नॉमिनेटेड छोड़ ही दो, कंप्लीटली बैन है, वो वोट ही नहीं डालते। 7 ऐसे राज्य हैं जिनकी विधायिका 2 सदनीय है, बाई कैमरलिज्म है वहां पर, यानी द्विसदनात्मक है। जैसे पार्लियामेंट हमारी 2 हाउसेज में डिवाइडेड है, वैसे ही 7 राज्यों ने अपने लेजिस्लेचर को 2 हाउसेज में डिवाइड कर रखा है, बाकी ने 1। इमेजिन कर लो, सिर्फ लोकसभा है वहां पर, राज्यसभा का कोई रोल नहीं है। तो उनकी सारे उन 7 राज्यों की लेजिस्लेटिव काउंसिल को तो अबॉलिश कर रखा है, मतलब वोट ही नहीं डालो, इलेक्टेड नॉमिनेटेड छोड़ ही जाओ, डालना ही नहीं वोट। तो ये लोग वोट नहीं डालते। जब आपकी मतदाता सूची तैयार हो गई कि कौन वोट डाल सकता है, तो अब डालेंगे हम क्या? वोटिंग। अब वोट्स कैसे डालते हैं भाई, कैसे पता चले? चूंकि मैंने आपको बोला था और आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, इसलिए मैं पहले बताऊंगी। ये 3 तरीके से होते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, समानुपातिक प्रतिनिधित्व हिंदी मीडियम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब ये तो मेथड पता होना चाहिए ना, इलेक्शन का मेथड क्या है, तो ये इलेक्शन का मेथड है। हाँ, बस इसमें थोड़ा सा डिटेलिंग, थोड़ा सा मैं और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और लास्ट में हो गया आपका क्लोज्ड वोटिंग, गुप्त मतदान। अब आप कहोगे ये लिखने की क्या जरूरत है, लोकसभा के चुनाव में भी तो क्लोज्ड वोटिंग होती है, हमें थोड़ी ना, हम तो जिसको बता देंगे, किसी को तो पता नहीं होता। इसका मतलब पक्का कोई तो ऐसा चुनाव होगा जो कि ओपन वोटिंग में होगा, तभी इसको लिखने की जरूरत पड़ी, गुप्त मतदान, राइट। राज्यसभा के चुनाव ओपन वोटिंग से होते हैं, जो कि हम बाद में कभी पढ़ेंगे। राज्यसभा के चुनाव कैसे होते हैं? ओपन वोटिंग होती है, वहां पर सबको पता होता है किसने किसको वोट दिया है, खुला मतदान होता है, हिंदी मीडियम। डन।
अब आते हैं क्लोज्ड वोटिंग, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और क्लोज्ड वोटिंग। अब याद रखिए, एक मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए होती है राष्ट्रपति के चुनाव को लड़ने के लिए। कोई भी लड़ सकता है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना कि क्लास 1 के स्टूडेंट को हम एसएससी सीजीएल दिलवा दें। मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो वो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है, ही मस्ट बी ऑफ 35 ईयर्स एज, राइट। भारत का नागरिक हो, वो तो मैं भूल ही गई भाई, भारत का नागरिक होना चाहिए, इंडियन सिटीजन, फिर 35, एंड तीसरा है आपका लोकसभा की सदस्यता रखने की योग्यता रखते हुए, ही शुड बी एलिजिबल टू क्वालिफाई एज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। अब यही मात खाना होता है, पार्लियामेंट नहीं लिखा हुआ है, राज्यसभा नहीं लिखा हुआ है, लोकसभा की सदस्यता रखने की योग्यता रखता हो। ही शुड हैव द क्वालिफिकेशन टू क्वालिफाई एज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। ठीक, इसके अलावा क्या हो सकता है, और 2-4 नियम होते हैं, वो डिटेलिंग में जाने की हमें जरूरत नहीं है। यानी मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका सेट है, अगर ये किसी के पास है तो भाई उम्मीदवारी आप पेश कर दो। लेकिन ऐसे थोड़ी ना, ऐसे तो फिर इतनी क्वालिफिकेशन तो हम सबके पास होगी, ऑलमोस्ट 35 जो हो गए, फिर इंडियन सिटीजन हैं, क्वालिफाई, लोकसभा का मेंबर नहीं, लोकसभा के चुनाव, यस, लोकसभा में बैठने, जो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं ना, उनकी जो क्वालिफिकेशन है उसको यहाँ पे ऐड ऑन कर दो। क्वालिफाई, लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता थोड़ी ना होनी चाहिए, अरे लोकसभा का मेंबर नहीं होना चाहिए, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। डन। अब ऐसे तो कोई भी उम्मीदवारी कर देगा, लेकिन ना, ऐसे किसी भी नाम को अगर मैं खड़ी होना चाहती हूँ और मेरे पास ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है, तो ऐसे प्रस्ताव को कम से कम 50 लोगों द्वारा 50 जो हैं उसको समर्थन दे रहे हो और 50 एज अ सेकेंडर हो। वही आपके लोकसभा से है ना, तो आपके 50-50 लोगों द्वारा उसका समर्थन और हाँ सेकेंडर होना चाहिए उसका, तो आप जाके आपकी उम्मीदवारी पेश की जाएगी, वरना ऐसे तो बहुत सारे लोग हो जाएंगे। क्या कहते हो, है ना। तो अब मान लेते हैं कि इतने लोग तो हमें मिल गए, लेकिन ये वोट की वैल्यू होती है, याद रखना, यहाँ ऐसे नहीं होता, यहाँ पर वोट की वैल्यू होती है। यानी अब सुनो मेरी बात, जो इलेक्टोरल रोल था, हम डालते हैं लोकसभा में एक वोट डालते तो एक ही वोट काउंट होती, यहाँ वोट की वैल्यू होती है। यानी एक वोट इक्वल्स टू, मैं हाइपोथेटिकल बता रही हूँ, 10 रुपया, 10 इक्वलेंट टू 10, तो वोट की वैल्यू निकाली जाती है यहाँ पर। ऐसा क्यों किया गया, यही वाला क्राइटेरिया, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। यानी जब आप टोटल पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर्स की वोट की वैल्यू काउंट करोगे ना, तो वो जितने भी राज्य और केंद्र शासित राज्य के एमएलएस थे ना, एमएलए तो बोलते हैं ये उनके बराबर होगी, तभी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, भाई राज्यों का समान प्रतिनिधित्व है, एक तो ये हो गया। और जिस रीति से यूपी के एमएलएस की वोट वैल्यू निकाली गई है, सेम उसी मेथड को फॉलो करते हुए एमपी के एमएलए की एक वोट वैल्यू निकाली गई है। आप समझ रहे हैं, तभी तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। भाई फिर इसका मतलब क्या हुआ, आप देखो, इसका मतलब है यूनिफॉर्मिटी मेंटेन की गई है ना, पैरिटी मेंटेन की गई है। यानी आप देखिए तो राज्यों का भी समान प्रतिनिधित्व है, जितना भी केंद्र में पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर्स की वोट वैल्यू, यहाँ पे वोट की वैल्यू होती है, एक एमपी इक्वल्स टू एक वोट नहीं काउंट किया गया। यहाँ पे राज्यों को केंद्र के इलेक्टेड मेंबर्स के बराबर पहुंचाने के लिए वोट की वैल्यू काउंट होती है। वो वोट वैल्यू कैसे निकालते हैं वो भी देख लूंगी, लेकिन यहाँ पर देखिए वोट की वैल्यू, अब देखो जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स है पार्लियामेंट के, अगर उनकी टोटल वैल्यू कर दी जाए वोटों की, मान लेते आया 20 रुपया या 20 आया, तो आपके जितने भी राज्यों के एमएलएस और 3 यूटीज के एमएलएस की वोट वैल्यू ना उसके बराबर होगी, राज्यों को इक्वल। भाई देश का मुखिया चुना जा रहा है, तुमसे कम क्यों रहे हम, हमारा भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा।
समझे मेरी बात को? और जिस मेथड से यूपी के एमएलए की वोट वैल्यू निकाली जा रही है, सेम उसी मेथड को फॉलो करके एमपी की वोट वैल्यू निकाली जाएगी। अब देखें कि कैसे निकाली जाती है। 5 क्लास स्टार्ट हो जाएगी। क्लास होगी स्टार्ट या 5:30 से होगी? मैं एक बार चेक कर लूँ शेड्यूल, वरना फिर इसको यहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा। अब ये तो लंबा चलेगा थोड़ा और। 3 से 5 ऑफलाइन सोशियोलॉजी 5:30 तक है खाली। ठीक है, अब देखते हैं एक एमएलए की वोट वैल्यू किसी स्टेट की क्या होगी। तो पहले देखते हैं, एक एग्जांपल मान लेते हैं यूपी के एमएलए की वोट वैल्यू। जो भाई यूपी के राज्यों में जो विधायिका बैठता है उसको एमएलए कहते हैं, जो पार्लियामेंट में बैठता है उसको एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। कुछ बहुत ज़्यादा वो नहीं है रॉकेट साइंस। तो यूपी के एक एमएलए की वोट वैल्यू क्या है? यूपी की पॉपुलेशन, ठीक है, उस राज्य की पॉपुलेशन प्लस उस राज्य के जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं लेजिस्लेचर के, सीट्स नहीं, टोटल इलेक्टेड मेंबर्स। हाँ वही वही जितनी सीट है उसमें से एक निकाल दो ना, वो तो वो हो गया ना एंग्लो इंडियन। टोटल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ यूपी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। क्यों काउंसिल क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि वो तो है ही नहीं ना वोटिंग में। इसका जो भी आए उसको 1/1000 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, 1/1000। ऐसा इसलिए किया जाता है, पॉपुलेशन यूपी की देखी है, पॉपुलेशन को थोड़ा सा कैंसिल आउट करने के लिए 3 0 से कम हो जाएगा, थोड़ा वोट वैल्यू कम हो जाएगी। दिस इज द ओनली लॉजिक। हर स्टेट नहीं नहीं, सेम मेथड। मैंने क्या कहा था, जो यूपी के एक एमएलए की वोट वैल्यू वैसे सेम मेथड को फॉलो करके एमपी का। अब देखो फिर यहां पर 1 एमएलए अगर मैं एमपी का निकाल रही हूं तो बस एमपी की पॉपुलेशन और फिर वहां के टोटल और फिर 1000। समझ गए? यस। तो एक एमपी के वोट वैल्यू क्या होगी? मेथड तो सेम हुआ। एक अब ऐसे करके सारे लोगों की वोट वैल्यू निकाल लिया आपने, और अगर यूपी के टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली की करनी है तो उसको 403 से आप मल्टीप्लाई कर दो, 404 है ना, आ जाएगी। बहुत ज्यादा आती है, समझ ही गए होगे। अब देखो एमपी में निकालना होगा एमपी। अब एक एमपी मतलब मध्य प्रदेश था, अब ये यहाँ पे एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एक एमपी की निकालनी हो तो क्या करेंगे? टोटल इलेक्टेड, टोटल वोट वैल्यू ऑफ all the vote value of MLAs of all the states and the UTs, तीनों को इंक्लूड करके, यानी टोटल वोट वैल्यू ऑफ ऑल इलेक्टेड, टोटल वोट वैल्यू ऑफ ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ all state legislative assembly including UTs, मैं पूरा नहीं लिख रही, and then total elected members of parliament। हाँ दोनों बट इलेक्टेड मेंबर्स, बस यही है इसका। हाँ बट जब आप देखोगे तो जितने एमपी हैं यानी टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्टेड, उनकी वोट की वैल्यू और जितने राज्य और यूटीज के उनके वोट की वैल्यू बराबर है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब ये तो आपने वोट वैल्यू निकाल दी। इलेक्शन में हमें मिनिमम क्वालिफिकेशन के साथ हमको 4 कैंडिडेट मिले, जो कि हम ऑलरेडी अब कर चुके हैं। 4 कैंडिडेट खड़े हो गए प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए, हमको मिल गए। अब हमको यहाँ पर इतना बड़ा आंकड़ा तो हम नहीं ले सकते, हम लेंगे एक छोटा सा आंकड़ा। छोटे से आंकड़े में देखते हैं कि 3000 लोग क्या थे, वो कर रहे थे, हमको वोट्स पड़े। 3000 लोगों ने वोट डाले, या वोट वैल्यू समझ लो जो आपको समझना हो। इस 3000 में कुछ तो इनवैलिड हो गए, वोट्स ढंग से डाल ही नहीं पाए, प्रेफरेंस देनी थी ना इनको। याद रखिएगा प्रेसिडेंट के चुनाव में या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जब भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है आपको प्रेफरेंस देनी पड़ती है ना। तो इसमें क्या हुआ कि 500 ऐसे वोट्स थे जो कि इनवैलिड हो गए।
ढंग से नहीं दे पाए। वैध मत नहीं थे, वैध मत कितने हुए? 2500 का आप हाफ निकाल के जब 1 करोगे ना वैलिड वोट्स, वैलिड वोट्स, तो आपका आएगा मिनिमम कोटा जो कि अचीव करना है हमने किसी भी कैंडिडेट को, कितना आ जाएगा? ये जिस भी कैंडिडेट को आज मिल गया वो बन जाएगा हमारा प्रेसिडेंट। आ जाते बैक टू 2500 वैलिड वोट्स, है ना? डायरेक्ट मतलब 1 to 5 मतलब, हाँ 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 हाँ। अब देखते हैं कि 2500 में चूंकि सबको प्रेफरेंस देनी, यानी अगर मैं वोट डाल रही हूं तो मैं अपनी प्रेफरेंस भरूंगी, ए को दूंगी 1, मान लो मेरी प्रेफरेंस 1 नहीं है, मैंने बी को दिया तीसरी पोजीशन, सी को दिया दूसरी पोजीशन और डी को चाहती हूं कि वो बने नंबर 1। मेरी प्रेफरेंस, याद रखना प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में और विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है तो जाहिर सी बात है आपको प्रेफरेंस देनी, आप खाली स्थान नहीं छोड़ सकते हो। जैसे हम आम लोकसभा के चुनाव में एक ही को ठप्पा मार के आते हैं, यहां पर आपको अपना प्रेफरेंस चूज करना है जैसे यूपीएससी में चूज करते हैं लोग। यस, तो अब आपने क्या किया, 250 वैलिड वोट्स ही तो काउंट होंगे, इनवैलिड तो खारिज हो गए। इन 250 में हम इमेजिन कर लेते हैं, अब हाइपोथेटिकल चलेगा हमारा, कितना? बी को दे दे 500। 500 ऐसे लोग थे जिनकी फर्स्ट प्रेफरेंस थी कि वो चाहते थे बी हमारा प्राइम मिनिस्टर सॉरी प्रेसिडेंट बन जाए। फिर 700 ऐसे लोग थे जो कि चाहते थे कि सी हमारा प्रेसिडेंट बने फर्स्ट प्रेफरेंस में। 7 3 10 2 1200 ऑलरेडी हो चुके हैं। सॉरी, इसमें मैं मान लेती हूँ 900 ऐसे लोग थे जो ए को चाहते थे प्रेफरेंस हो जाए। कितने हो गए अब? तो 400 ये थे जो डी को प्रेफरेंस चाहते थे। अब जो सबसे कम वोट पाएगा वो रेस से बाहर हो जाएगा। कौन बाहर हुआ? इस डी में 400 लोगों की पहली प्रेफरेंस तो डी थी, लेकिन इन 400 लोगों ने अपनी सेकंड प्रेफरेंस भी तो डाली होगी, तो उस सेकंड प्रेफरेंस को इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। भाई किसी की तो डी भी रही होगी, बी भी रही होगी, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हम डाल देंगे इसको हटा के इसकी चारों प्रेफरेंस, 400 लोगों की प्रेफरेंस में देखते हैं 300 तो इसको पसंद करके गए थे बी को, कितने हो गए? और इसको 100 इसको पसंद करके गए। 50 कर देते फिर, हाँ कर सकते हैं, 0 भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, बट फिर भी अच्छा नहीं लग, मतलब वो सेकंड प्रेफरेंस में वो नहीं आया होगा ना, सेकंड प्रेफरेंस में नहीं आएगा। और इसमें क्या कर दिया 950, क्या किसी को मिला? नहीं। अब कौन जाएगा? हमारा सी बेचारा जा रहा है। सी को कम वोट्स मिले हैं और 750 लोगों की थर्ड प्रेफरेंस भी तो होगी, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 750 में इमेजिन करते हैं कि ए को मिले इसको दे देते हैं हम, 750 थे ना मैम, इसको 400 दे दूं, इसको 500 दे देती हूँ ना, और इसको कितने बचे? 250। कितना हुआ इसका? इसका कितना हुआ? इसका 1200। कौन जीत गया? बी बन गया। इसको क्यों मैंने जिताया उसका रीजन बताती हूँ। मैं ये बताना चाहती थी, वो कैंडिडेट जो कि अभी आपका पीछे चल रहा था, फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में, जरूरी नहीं हो सकता वही विनर बन जाए। मेजोरिटी नहीं, जब तक जिसको मेजोरिटी मिल जाएगी वो बन जाएगा, बात खत्म। हाँ ऑब्वियसली, अरे प्रेसिडेंट चुना कैसे जा रहा है? अभी तक तो ऐसे ही चुना जा रहा है, राइट? सिंगल हो तो रहा है सारा ऐसे कि मतलब कि फर्स्ट में ही चूज कर लिया हो, ऐसा फर्स्ट राउंड में। हाँ हुआ है, ऐसा भी हो जाता है। क्यों? नीलम संजीवा रेड्डी तो ऐसे ही
एक ही बारी, तो आपका ये चूज हो जाएगा क्योंकि मेजॉरिटी किसको मिल गई, बी को मिल गई। और याद रखिएगा जमानत राशि भी रखी जाती है, एक होता है आपका मिनिमम ना, एक अमाउंट रखा जाता है, ये इसलिए किया जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास रखा जाता है कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थु गहरा कैंडिडेट इलेक्शन में ना खड़ा हो जाए। अगर उसने वैलिड वोट्स कितने थे आपके 2500 थे, उसका 1/6 इनमें से किसी कैंडिडेट को ना मिला होता ना, तो उसने एक सर्टेन अमाउंट डिपॉजिट किया होता है वो जब्त हो जाता। इससे पता चलता है कि आप एमी एग्जाम में खड़े, मतलब एमी इलेक्शन में खड़े हो गए थे। हाँ, टोटल वैलिड वोट्स का 1/6। ऐसी लोकसभा में भी होता है, लोकसभा में जो निर्दलीय खड़े होते ना बिना किसी पार्टी के, अगर उनको उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का टोटल वैलिड वोट्स का, वहां भी 1/6 आंकड़ा सेम ही होता है, वैलिड वोट्स का 1/6 ना मिले ना तो उनकी भी जमानत राशि जब्त हो जाती। समझे आप मेरी बात को? पानी रखा नहीं, हाँ रखा है, समझ रहे हो मेरी बात को? तो यानी कि कैंडिडेट हमारा कौन बन गया आज, और क्या फॉलो किया था हमने, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, समझ में आया? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ट्रांसफर हो रहे वोट, और क्लोज्ड वोटिंग है यानी किसी को नहीं पता होता, और इसी रीत से हमारा क्या चुन लिया जाता है, किसी को पता नहीं होता, नहीं किसी को पता नहीं होता। एक इंटरेस्टिंग बात है कि आप एक कानून बनाए जिसको बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून। आप अपने पार्टी के खिलाफ नहीं जा सकते हो, उसके विप, उसको बोलते हैं पॉलिटी में विप के खिलाफ, उसकी इच्छा के खिलाफ नहीं जा सकते हो, विप के खिलाफ। लेकिन प्रेसिडेंट का चुनाव एक ऐसा चुनाव है जिसमें अगर वो पार्टी के कैंडिडेट के अगेंस्ट भी जाता है ना तो अलाउड है, एंटी डिफेक्शन लॉ में नहीं आता। वैसे भी पता नहीं होता है और पार्टी के अगेंस्ट विप भी जा सकते हो प्रेसिडेंट के चुनाव में, इसको अगेंस्ट द विप नहीं माना जाता है, एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल कानून के अंतर्गत ये नहीं आएगा। ठीक अब कितना बचा है, बच्चे कब तक आते हैं? 5:10 हुआ है। नहीं, टॉपिक ऐसा लो ना कि फिर वो खत्म ही हो जाए, ऐसा ना हो कि वो चलता ही रहे अनंत काल के लिए। अब आपका हम देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट। ठीक, वाइस प्रेसिडेंट, हाँ हाँ, छोटी छोटी चीजें देखेंगे 5 मिनट में, कैसे इलेक्ट होता है, अगर हो जाता है तो और अच्छी बात है हमारे लिए, राइट। वाइस प्रेसिडेंट जो होता है, प्रेसिडेंट फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया माना जाता है और ये सेकंड सिटीजन होता है, ठीक है ना, प्रथम नागरिक। और ये यस, वाइस प्रेसिडेंट जो है चेयरमैन ऑफ द हाउस, सेम ही होता है, ये चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, सॉरी इसको चेयरमैन ऑफ राज्यसभा याद रखिएगा। वाइस प्रेसिडेंट की कोई अपनी सैलरी नहीं होती, वाइस प्रेसिडेंट अपनी सैलरी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के नाम से उठाता है। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द सैलरी ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, तो देयर इज नो सैलरी ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ही इज एंजॉयिंग द सैलरी ऑफ बीइंग एज अ चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। प्रेसिडेंट की तो होती है, प्रेसिडेंट की होती है, बट इसकी खुद की नहीं है। ये जो ये चेयरमैन पे काम करता है ना, वही इनफैक्ट मैक्सिमम पावर्स जो इसकी चेयरमैन वाली ही हैं, बस एक इस्तीफा छोड़ दो तो सारी पावर्स तो चेयरमैन वाली ही हैं। डन। इसका इलेक्शन कैसे होता है वो देखते हैं। अब इसके इलेक्शंस को ना बड़ा इजी कर रखा है इन्होंने इसमें सिर्फ आपके पार्लियामेंट के लोग पार्टिसिपेट करते हैं, स्टेट का कोई रोल नहीं होता, और इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड दोनों, तो इलेक्टोरल रोल बन गया। और कौन कराएगा चुनाव वो आपको पहले ही पता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट यानी लोकसभा राज्यसभा, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों पार्टिसिपेट करते हैं इस इलेक्शन में, है ना। और यहां पर कोई स्टेट पार्टिसिपेट नहीं करेगा, कोई यूटी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और कोई लेजिस्लेटिव काउंसिल पार्टिसिपेट नहीं करेगी। यहां पे इलेक्टेड नॉमिनेटेड दो, लेकिन मेथड क्या है, मेथड सेम वही, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और क्लोज्ड वोटिंग, मेथड वही है और काम
ठीक, तो आपका वाइस प्रेसिडेंट कैसे चुना गया? वाइस प्रेसिडेंट क्या प्रेसिडेंट का वाइस नहीं, ठीक है, सिर्फ पार्लियामेंट के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स, वो इनको शपथ दिला देगा और क्या रोल होगा? पार्लियामेंट का पार्ट होता है लेकिन लोकसभा और राज्यसभा का नहीं होता है ना, क्योंकि ही शुड बी क्वालिफाइड एज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा, ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ राज्यसभा एंड द सेम गोज विद द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट या चेयरमैन राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है, वो तो होता है, वो तो होता है, उसी में से चुना जाता है ना। पार्लियामेंट इलेक्टेड, ये तो आपका वाइस प्रेसिडेंट हो गया जिसका काम एज अ राज्यसभा चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा होता है। इसके अलावा इसमें क्या होता है इसमें 2020, अब उम्मीदवारी कैसे पेश करनी है, उम्मीदवारी कैसे पेश करनी है, तो वो सारा चीज तो सेम हो गया। एलिजिबिलिटी क्या हो गई? सिटीजन ऑफ इंडिया, 35 ईयर्स एज, और यहाँ पर तीसरे पॉइंट में अंतर है, ही शुड बी क्वालिफाइड एज अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा, है ना, है ना। और यहाँ पे यही सारी छोटी छोटी पॉइंट्स होती हैं जो मिस हो जाती हैं। अब इसमें भी तो सब कोई खड़े हो जाएंगे, तो इसके बैकअप को 20:20 का बैकअप होना चाहिए, यानी कि 20 लोगों द्वारा समर्थन और 20 सेकेंडर होने चाहिए। ही शुड बी, हाँ ठीक है ना, ही शुड बी क्वालिफाइड एज अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा और 20 लोग और वो खड़े हो जाएंगे, ठीक है ना, इलेक्शंस में ये खड़े हो जाएंगे। तो ये, और इलेक्शन का प्रोसीजर मैंने आपको बता ही दिया कि वहां पर पार्लियामेंट में इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा, प्रेसिडेंट का टर्म मैंने नहीं बताया, प्रेसिडेंट भाई अपने टर्म में 5 ईयर्स के लिए नॉमिनेट होता है, डन, 5 ईयर्स के लिए। सेम वाइस प्रेसिडेंट भी अपने कितने कार्यकाल के लिए होता है? 5 ईयर्स के लिए। प्रेसिडेंट जो है री इलेक्शन कर सकता है, यानी उसका निर्वाचन हो सकता है, लेकिन कितनी बारी हो सकता है ये संविधान में जिक्र नहीं है भाई, आप संविधान में जिक्र ही नहीं है। तो अभी तक जो परंपरा चली आ रही है उसमें एक प्रेसिडेंट जो कि हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, जिन्होंने 2 लगातार प्रेसिडेंट का टर्म एंजॉय किया, अदरवाइज कोई ऐसा प्रेसिडेंट अभी तक हुआ नहीं जो लगातार 2 बारी से ज्यादा हुआ हो। तो जब आएगी ऐसी सिचुएशन तो देखेंगे। तो कह रहे हैं कि री इलेक्शन हो सकता है, लेकिन कितनी बारी वो री इलेक्ट हो सकता है इस पे संविधान क्या है? चुप है, डन। और 5 ईयर्स के लिए होता है। अब इधर भी इसका भी 5 ईयर्स के लिए होता है, ठीक। खत्म करना है। तो अभी आप इसका क्या करते हैं, अभी तक हमने जो ओवरऑल ग्लिम्स जितने भी आपके टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं इसको अभी कंटिन्यू करते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं, उसको हम कल टुमारो इसका आगे का कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर को एंड करेंगे। कोशिश करेंगे कि टुमारो यानी कल ही, अगले दिन ही ये खत्म हो जाए। तो होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। हमने थोड़ा एनसीईआरटी के पॉइंट्स को कम आज कवर किया है, वो मैं अंडरलाइन कल के लेक्चर में करवा दूंगी। धन्यवाद।